नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान के हालिया बयान ने एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने पीओके में कथित मानवाधिकार उल्लंघन, पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप और वहां के लोगों की स्थिति को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र से अपना अवैध कब्जा समाप्त कर देना चाहिए। इस बयान के बाद एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक सवाल खड़ा होता है। क्या अब समय आ गया है कि भारत इस मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर कोई ठोस और निर्णायक कदम उठाए? इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी नजरें टिक जाती हैं। उनके कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। ऐसे में ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि क्या पीओके जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर भी कोई ऐतिहासिक पहल संभव है? चर्चा आज इसी खास मुद्दे पर। पीओके के नागरिक जब अलग होना चाहते हैं तो उसको अलग क्यों नहीं कर देता? पीओके से पाकिस्तान का गैर कानूनी अनधिकृत कब्जा समाप्त होना चाहिए। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से मनीष पारिक जी। स्वागत है मनीष जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी हैं। पौरुष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जी भी जुड़ चुके हैं, उत्तराधिकारी हैं दरगाह दीवान से। बहुत स्वागत है आपका भी। कर्नल देवानंद जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कर्नल देवानंद जी। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जी आपसे ही। समझना ये चाहेंगे कि जिस तरह से दरगाह दीवान साहब ने यह बयान दिया और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पीओके हमेशा से एक मुद्दा बनकर रह गया, उनके बयान को किस तरह से देखा जाए और आप क्या उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से? देखिए, दीवान साहब अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं जैनुल आबिदीन साहब, वो हमेशा अपनी बात इसी तरीके से रखते रहे हैं आवाम के सामने जी। क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से जो मीडिया पे टेलीकास्ट हो रहा है कि वहाँ किस बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा है, बेगुनाह लोगों को, तो दीवान साहब ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई दिनों से अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों के टच में है, तो उन्हीं के पदचिन्ह पे चल करके नाहक बेगुनाहों को मारने का जो एक सिस्टम बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, उसी पे पाकिस्तान चल पड़ा है। और जब दीवान साहब ने स्पष्ट तौर से कहा, जब पीओके के लोग जब चाहते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ रहें, तो उसको वहां से अपना अनधिकृत कब्जा जो है, इलीगल कब्जा, उसको हटा देना चाहिए। और रही बात भारत सरकार की, तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद दूंगा कि वो देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले राजनेता बन गए हैं और उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में, दोनों कार्यकाल में जो बड़े बड़ी उपलब्धियां की हैं, इतने बड़े बड़े बोल्ड डिसीजन लेकर के जो फैसले लिए हैं, जो लोगों में मुखालिफत हुई कि समाज के हित में थे, जिससे सबसे बड़ा इशू था 370 आर्टिकल जो हटाया गया, वो था, वफ का इशू था, नक्सलवाद को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, ऐसे इश्यूज हैं। तो दीवान साहब ने यही कहा कि हमें उम्मीद है कि मौजूदा प्रधानमंत्री अपने आने वाले इस पूरे कार्यकाल के अंदर पूरा होने से पहले भारत सरकार पीओके से पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा भी हटाएगी और पीओके के लोगों की जो मंशा है कि वहां से उनको आजादी मिले उस जुल्म और गारत से, और उनको आजादी दिलाएगी। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इतिहास में की गई एक राजनीतिक सबसे बड़ी भूल थी है। इस भूल को सुधारना जरूरी है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक मजबूत भारत को नेतृत्व दे रहे हैं, तो उनसे पूरी उम्मीद यही है कि भारत के अंदर वापस से पीओके का विलय होगा और हमारा जो भारत संपूर्ण भारत बनेगा और कश्मीर के लोगों को, आवाम को तरक्की और दुनिया के जो मौजूदा माहौल है, जो टेक्नोलॉजी, उसको देखने को मिलेगी। आपने अभी कहा कि इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी और उसी भूल का खामियाजा आज तक वहां के स्थानीय लोग भी फेस करते आ रहे हैं, लगातार उनका आमना सामना इससे होता है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि क्या राजनीतिक तौर पर ऐसे फैसले लिए गए, वो भूल हुई जिसकी वजह से आज तक हम इस चीज को आगे लेकर चल रहे हैं, समाधान नहीं निकल पा रहा है? देखिए, इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है, इतिहास सबके सामने मौजूद है कि कुछ उस दौर में क्या हुआ था। अगर उस वक्त अगर कुछ बड़े बोल्ड डिसीजन ले लिए जाते तो आज ये कश्मीर के लोगों को दिन दिन रखना पड़ता। आर्टिकल 370 था, वहां के आवाम को बेवकूफ बनाया गया कि हमने आपके लिए आर्टिकल 370 रखा हुआ है, आपको स्पेशल राइट्स मिलेंगे, उसके नाम पर के वहां पर लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं हो। वहां के जो लोकल पॉलिटिशियन है उनका तो डेवलपमेंट हो गया, उनके बच्चे तो अमेरिका लंदन पढ़ के आ गए, लेकिन आम कश्मीरी के बच्चे जो है उनको कहीं तालीम ढंग से नहीं मिली, वहां पर उनको डेवलपमेंट में जो भारत सरकार की पॉलिसीज होती है, डेवलपमेंट पॉलिसीज आम पब्लिक के लिए, वो पॉलिसीज का फायदा पूरी तरीके से वहां की आवाम नहीं उठा पाती थी। लेकिन जब से 370 हटा है, उसके बाद से आप देख रहे हैं कश्मीर के लोग कैसे खुल के अपनी बात भी रख रहे हैं। वहां से जो पत्थरबाजी होती थी, लोगों को भड़काया जाता था, आतंकवाद का जो खौफ था लोगों में, वो खत्म हो गया।
और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की आवाम खुल के बोलती है कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको डेवलपमेंट मिल रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अपनी तरक्की के लिए। क्योंकि आज की तारीख में जब कश्मीर की आवाम, मैं भी गया हूँ कश्मीर, जब 370 हटा तो उसके बाद में जाकर आया, हमने वहाँ लोगों से पूछा, लोग आते हैं हमारे पास भी कि वो चाहते हैं उनके बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिले, उनके भी अच्छे बिजनेस हो, वो भी तरक्की चाहते हैं। वो कब तक आतंकवाद की बलि अपने बच्चों को चढ़ाते रहेंगे? तो आर्टिकल 370 हटाया, भारत सरकार का बोल्ड डिसीजन था। इसी तरीके से हमें उम्मीद है कि जो उस दौर में नेहरू साहब के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दौर में जो ये राजनीतिक और ऐतिहासिक गलती की गई थी, जो पीओके के पाकिस्तान ने अनर्गी तौर पर कब्जा कर लिया था, उसको वापस से इस देश में विलय करा करके हमारे संपूर्ण भारत का जो नक्शा पूरी तरीके से वापस से पूरा किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। और सबसे अहम बात यह भी कि अभी रविवार को ही वहां जिस तरह से स्थानीय लोग आ गए, विरोध में आंदोलन कर रहे और बड़े आंदोलन के तौर पर उसे देखा गया। लेकिन एक बात जरूर, इस्लाम को लेकर, इस्लाम की आड़ में पाकिस्तान बहुत अत्याचार कर रहा है हर बात पर इस्लाम, जबकि इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि आम जन की आप हत्या करो, उन्हें परेशान करो, उन पर बर्बरता करो। आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मुस्लिम आवाम की हम बात कर ले, इस्लाम की बात कर ले, क्यों इन्हें विलन बनाया जाता है? बिल्कुल, इस्लाम वाजे तौर पे एकदम से बहुत क्लियर कंसेप्ट है। इस्लाम में कहा गया किसी एक बेगुनाह के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल माना गया है। तो ये कितने बेगुनाहों को मार रहे हैं, रोज मार रहे हैं। अभी हमने आज भी चैनल पे देखा, न्यूज चैनलों पे कितने लोगों की वहां नाहक बेगुनाहों को गोलियों से मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमारा आधिपत्य बना रहे, लोगों पे हमारा खौफ बना रहे, ये आजादी नहीं मांगे। क्यों नहीं? ये कौन सा इस्लाम का चेहरा पेश कर रहे हैं आप इस्लामिक मुल्क हैं। कोई अगर नहीं चाहता आपके साथ रहना तो आपका अवलीन फर्ज बनता है। हम अखलाक मोहम्मदी पे चलने वाले लोग हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा रहना है। जब कोई नहीं चाहता आपके साथ रहना तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी इलीगल कब्जा है। ऐसा भी नहीं कि आपका अभी नंग रहा हो, वहाँ की आवाम को आप नाहक बेगुनाहों को मार रहे हैं, आप पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। दुनिया में मैसेज क्या देना चाहते हैं आप अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहते हैं और वहां से बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। फिर आप में और इजराइल में फर्क क्या रह गया? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इजराइल में जो गाजा में कर रहा है इजराइल, वही आप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इसका भी समाधान हो। बहुत शुक्रिया सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि बेहद अहम बयान इन्होंने दिया और इसी पर हम चर्चा भी आगे जारी रखेंगे अगर आप आगे भी जुड़ सकें। लेकिन आपने कहा कि आपके पास वक्त नहीं है, कुछ जरूरी है, इसलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने। लेकिन मेरा अगला सवाल कर्नल देवानंद जी आपसे है। पीओके को लेकर हम लगातार बात करते हैं और क्योंकि आप वहां पर थे, वहां के हालात को आप हर बार प्रमुखता से रखते हैं पूरे पॉइंट्स के साथ। अब एक सवाल है, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सबकी उम्मीदों पर लगातार वो खरे उतर रहे हैं और इसलिए बहुत बड़े फैसले ले गए। लेकिन पीओके का मुद्दा ये कब सुलझेगा, इसका समाधान क्या होगा? क्योंकि उम्मीदें जब किसी से बढ़ती हैं और वो काम होते आते तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। कम से कम पीओके के लेकर तो यही नजर आता है। सबसे पहले मैं दीवान साहब को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा देश के सामने लेके आए जहां हमारे पूरे हिंदुस्तान के सब नागरिक और विशेषकर मुसलमान समुदाय का एक विचार रखा है जो बड़ा सराहनीय है, बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ आज क्योंकि 12 वर्ष पूरे हुए मोदी जी के, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में देश उन्नति कर रहा है, सुरक्षित हुआ है और एक देश अच्छी तरफ बढ़ रहा है। अब इससे पहले मैं आपका सवाल का जवाब दूं, मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि पीओके जो पूरा है वो 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा है जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, जो नीचे की दक्षिण की तरफ है, करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो बाकी उत्तर की तरफ बड़ा जो इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान का है, वो टोटल 79,000 पीओके होता है, जिसमें से करीब 75,000 के आसपास जो गिलगिट बाल्टिस्तान है। 2 हिस्से हैं। जो अभी जो समस्या चल रही है, जो अभी है, ये एक जाप पार्टी है जो आजाद कश्मीर के अंदर 2024 में बन करके आई है और इसका जॉइंट एक्शन आवामी पार्टी का कोई नाम है। और ये लोग 2024 से लेकर के आजाद कश्मीर यानी कि दक्षिण वाला जो हिस्सा है उसके अंदर अपने अधिकारों की बात करते हैं, बिजली की है, बहाव की है, बहुत सारे उनके स्थानीय मसले हैं। और ये 2024 में करीब इनके 5 व्यक्ति मारे गए थे, 25 में 10 मारे गए थे और आज की जो इस आंदोलन की जो खबर है, 40 व्यक्तियों को सरकारी तंत्र द्वारा गोलियों से मार दिया गया है। अब इसके अंदर आज की क्या लड़ाई, ये भी हमें समझना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि जब ये 2026 आई है, आज के दिन जाप पार्टी का जो आंदोलन है या जो चर्चा है वो इसलिए कि आने वाले समय में आजाद कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और आजाद कश्मीर वैसे तो देखिए पाकिस्तान रूल करता है उसको, पर वो दुनिया को दिखाने के लिए एक आजाद देश की उनको श्रेणी दे रखी है जहां प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ है, पर वो कागजों में जमीन पर नहीं है। और यहां जब चुनाव होते हैं तो आजाद कश्मीर में टोटल 53 सीट्स हैं और 53 सीट्स के अंदर से 8 नॉमिनेटेड होती हैं। बट इन 53 सीटों के अंदर भी 12 वो सीट है जो सेंट्रल पाकिस्तान की सरकार है
वो 12 हिंदुस्तान से गए हुए पार्टीशन के टाइम पे जो जम्मू के और कश्मीर डिवीजन के थे, उनको 6-6 देती है। तो ये लड़ाई उन 12 सीट्स को लेकर के है कि भाई हमारा नेतृत्व हम करेंगे। यहाँ के बाद जैसे आपने, अब मैं आता हूं कि मोदी जी के इतने लंबे समय के बाद भी पीओके का ये जो मसाइल है कब सुलझेगा। सबसे पहले देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को जिस प्रकार से पहला कार्रवाई क्या हुआ, पहला कार्रवाई कि इसके टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और अगर कोई हम पर प्रहार करेगा तो उसके हम डबल प्रहार करेंगे, जिसके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हमें देखने को मिली, सबसे पहले उड़ी की, फिर बालाकोट की, और अभी हाल ही में हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर की। ये एक बदलाव आया है। पहले पाकिस्तान ये मानता था कि मैं चाहे जैसे हमले करूं, चाहे जहां पर पार्लियामेंट में मैं हमले करूं, हिंदुस्तान की सरकार में दम नहीं है कि वो मेरे को कुछ बोल भी सके। लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि समय नजदीक आ गया है, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व और भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि वो खुद विद्वान है इस विषय में। इतने बड़े बड़े 370 को हटाना, 35A को हटाना है, और बाकी जैसे उनके विभिन्न सेना के माध्यम से CDS की नियुक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, तो मैं देखता हूं समय नजदीक होगा। हाँ, चर्चाएं सुन रहे हैं, और मेरा आग्रह है ये समय बिल्कुल सही है जब इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में भारत का कद ऊंचा है, पाकिस्तान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, एक तरफ TPP, एक तरफ ये बलूच, और ऊपर से अब ये यहाँ शुरू हो गया। तो देखते हैं जल्दी कुछ होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद पर तो दुनिया का। हिंदू सिंह सोढ़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष सीमांत लोक संगठन से। हिंदू सिंह सोढ़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आप लगातार पाक विस्थापितों के लिए काम कर रहे हैं, मदद करते हैं, लेकिन मेरा सवाल इसी को लेकर है कि पीओके में जो हिंदुस्तानियों के लिए जो वहां पर है, या जो स्थानीय लोग उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या, और क्यों हम इस रूट कॉज तक नहीं पहुंच पा रहे, क्यों इसका समाधान नहीं कर पा रहे, या फिर अब उम्मीद करें क्योंकि हर कार्यकाल में कुछ ना कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि इस बार पीओके है? देखिए, पीओके के बारे में अभी मेरे जो 2 पैनलिस्ट साथी हैं, उन्होंने काफी कुछ चीजों पर रोशनी डाली है। लेकिन मैं तो पीओके पर खैर बात करने से ज्यादा, आपने जैसा कहा है कि मैं पाक विस्थापितों पर काम करता हूँ। अब पाकिस्तान की जो स्थिति अगर आप देखेंगे, चाहे वो पीओके हो, चाहे वहाँ के माइनॉरिटी राइट्स की बात हो, चाहे वहाँ पर बाकी जो अक़लियतें हैं उनकी बात हो, या और भी जो वहाँ इंटर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो इतने गहरे हैं कि उसकी वजह से वो एक स्टेट का जो एक कायदे से जो कैरेक्टर होना चाहिए था, उसको बरकरार नहीं रख पाया है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे एक 72 में हमने एक बड़ी भारी गलती की थी शिमला पैक्ट के अंदर, और उसमें ये हुआ था कि जो आज वो उसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, जो कि यहाँ माइग्रेट होकर के आ चुके हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूँ। तो वो राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, जो खाली राजस्थान के अंदर माइग्रेट होकर के आए, तो वो इलाका उनको लौटा दिया गया, जबकि 80% जो है वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो हिंदू थे, जो कि माइग्रेट होकर के यहाँ आ गए। वो इसलिए कि उनके हिफाजत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी जगह नहीं थी। ये बात बाकी जगह आप पीओके की बात कर रहे हैं, तो पीओके के अंदर भी उनको एक खुद मुख्तियार या आप एक इंडिपेंडेंट जो है मुल्क मतलब मानते हैं कागजात के अंदर, लेकिन अगर आप देखेंगे हकीकत में तो उनके पास में कोई राइट्स नहीं है। वो खुद भी एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान का जो एक बड़ा रोल हो सकता है वो ये है कि वो डिप्लोमेटिक किस ढंग से जो पूरी आलमी बिरादरी है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुल्क हैं और बाकी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको कितना मुतमिन करके, और हम लोग इस बात को ये बाकायदा जो कि घोषित रूप से जाहिर है कि वो पाकिस्तान का न तो हिस्सा थे और न रहना चाहते हैं, ये एक मजबूरी अलग बात है। तो उसका कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो है वो इसका सोल्यूशन सरकार को बिल्कुल ठीक है सर, इसका भी समाधान होना चाहिए। मनीष पारिक जी, पीओके को लेकर ये मुद्दा बना, जिस तरह से उन्होंने बयान भी दिया, बिल्कुल ठीक कहा कि इस्लाम तो कत्लेआम की इजाजत नहीं देता, पाकिस्तान उसी के आड़ में जिस तरह से स्थानीय लोगों पर अत्याचार कर रहा है, ये रुकेगा थमेगा कब? और क्या आपको लगता है कि पीओके का मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि अब जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, मानवाधिकार का भी मुद्दा है, लोकतंत्र का भी मुद्दा है, इसके समाधान का इंतजार अभी और कितना लंबा?
जी बिल्कुल अच्छी शुरुआत है श्वेता। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने पूरी दुनिया में जो आतंकवाद को डॉक पर लाकर खड़ा किया है, आतंकवाद को जिस कदर से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और सब लोगों का समर्थन मिला है, उसमें भारत एक पार्ट बना है कि जो आतंकवाद के खिलाफ अपनी घोषित लड़ाई लड़ रहा है। अभी जैसा मेजर साहब ने बताया, ये दोनों बातें हैं। जब उरी पे हमला हुआ, पठानकोट पे हुआ, बालाकोट में हुआ, उस समय पर ये उम्मीद की जा रही थी कि ये जो इस्लामिक एस्पेक्ट पर काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। और निश्चित तौर पर आज वो दिन आ गया है कि हमारे भारत के ही धर्म गुरु जो माने जाते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं इस्लाम की मीमांसा करने के लिए, वो उसी बात का समर्थन कर रहे हैं कि मानवता के खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जो बहुत ज्यादा समर्थन पीओके में माननीय मोदी जी को है, आपने वीडियो भी देखे हैं, सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि वो सब लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं और वीडियो डालते हैं, पाकिस्तान के जुल्म सितम की वो दास्तान को बखान करते हैं और मोदी जी से बात भी चाहते हैं कि वो कुछ हस्तक्षेप करे। ये बात भी हुई है। तो निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि जो दीवान साहब ने कहा है वो एक कंसिस्टेंट एस्पेक्ट बने, जिसके कारण से सैंटिटी इस विषय पर क्रिएट हो इस्लामिक समुदाय की तरफ से भी, कि जो पाकिस्तान अगर आतंकवाद को समर्थन देगा, पूरी दुनिया में जो इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर हवा फैलाया जा रहा है उससे तुरंत निजात मिलेगी और उसमें भारत अग्रणी देश बनेगा। बिल्कुल। और ये भी है कि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म है, ना कोई चेहरा है, और इसके खिलाफ तो सबको एकजुट होना ही चाहिए। पौरुष भारद्वाज जी, अब देखिए आतंकवाद को लेकर वैश्विक स्तर पर भी भारत हर जगह अपनी बात रख रहा है मजबूती के साथ। आपको लगता है कि और ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है इस वैश्विक स्तर पर भी, ताकि पीओके पर जल्द समाधान हो, एक्शन हो, और जो पाकिस्तान का समर्थन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते हैं वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटे? निश्चित तौर पे देखिए श्वेता जी, आज जो दरगाह दीवान ने जो बयान दिया, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी शुरू से यही बात कहती आ रही है और हम लोग इस बात का भी समर्थन करते हैं जो दरगाह दीवान ने कहा कि इस्लाम के नाम पर मानवता की हत्या किसी भी सूरत में जो है बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आपको ध्यान होगा कि अभी सिर्फ पीओके वाला मसला नहीं है, जो पहले जो आज का बांग्लादेश जो किसी जमाने के अंदर जो है पूर्वी पाकिस्तान होता था, वहां पर भी पाकिस्तान ने जुल्मो सितम की इंतहा जो आज पीओके में कर रखी है वो उस समय भी कर रखी थी। तत्कालीन हमारी सरकार ने उस बात पे प्रसंज्ञान लिया और हमारी सेनाएं गई और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और हमने एक अलग बांग्लादेश बनाया। अब देखिए, मैं दूसरी बात ये बात भी कहना चाहूंगा आपसे कि वो संदर्भ वो स्थिति आज आकर के खड़ी हो गई है। अभी हमारे बात यहाँ पे हो रही थी कि भाई हमने बड़े बड़े ऑपरेशन किए, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, बालाकोट किया, वगैरह किया। निश्चित तौर पर भारतीय सेनाओं ने हमारा मान बढ़ाया, परंतु उस समय देखिए जिस समय ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो उस समय हमारी सरकार के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि जब हमारे मीडिया चैनल दिखा रहे थे कि हमारी सेनाएं कराची तक पहुंच गई, कोई कह रहा था कि इस्लामाबाद तक पहुंच गया, और निश्चित तौर पे उस समय भारत के विपक्ष के द्वारा सुनिए तो सही, अब सुनिए तो सही, हाँ पीओके पे आ रहा हूं ना, पीओके पे आ रहा हूं ना, आप मतलब समझ गए, आपकी दुखती रथ में हाथ आने वाला है, आपके फर्जी गुणगान बंद होने वाले। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, कुछ जानकारियां गलत भी साबित हुई, गलत चीज है श्वेता जी, गलत। ठीक है, नहीं मनीष जी सुन रहे हैं, उस समय कुछ जानकारियां गलत भी आई थी सामने। मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम विपक्ष सहित पूरे भारत की 140 करोड़ जनता ने मोदी जी को इस बात को कहा कि हम सब आपके साथ हैं, आप कार्रवाई कीजिए, पाकिस्तान के पीओके पे कब्जा कीजिए, और उस स्थिति के अंदर पूरे विश्व में आपको किसी बड़ी से बड़ी शक्ति से भी लड़ना पड़े तो आप लड़िए, देश के विपक्ष सहित देश की पूरी जनता साथ है। परंतु हुआ क्या, पता पड़ा कि हमारे सेनाओं ने तो निश्चित तौर पर शौर्य का प्रदर्शन किया, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व भूमिका के सीज फायर कर लिया, और सीज फायर भी ऐसे समय किया कि हमारे भारत सरकार ने हमारी सरकार ने सीज फायर की घोषणा नहीं की, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारी सीज फायर की घोषणा की। और मैं आपको दूसरी बात ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि साहब हमारे तो पीओके में, मैं कह रहा हूं आप निश्चित तौर पर दूसरी बात ये है कि अब बयान दो कीजिए और आगे बढ़ो, पीओके पे कब्जा करो, पीओके पे कब्जा करे मोदी जी। एक सेकंड मनीष, पौरुष जी, चिल्लाने से क्या होगा? आप चिल्ला रहे हैं, आपके बारे में सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस वाले चिल्लाने वाले भेजते हैं, लॉजिक है नहीं, बारी का अरे जवाब नहीं,
एक मिनट रुकिए। पौरुष जी देखिए वो चुप हो गए, मेरी बात सुनिए। आप ऑपरेशन सिंदूर पे जाकर ले गए, अभी वहां पर जो बयान है तो वो पिछली सरकार और पूर्ववर्ती सरकार पर जाते कि उस वक्त कुछ गलत फैसले लिए गए। अब उस पर नहीं जाते ना, अब उस पर बात करेंगे तो कांग्रेस पर सब सवाल उठाने लगेंगे। बात आज की हो रही है, आज और भविष्य की हो रही है, क्या होना चाहिए आज और भविष्य की। स्वागत कर रहा हूं। पिछली सरकार के बारे में बात कीजिए, निश्चित तौर पे देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए भ्रम का भी जाना आवश्यक है। देवानंद जी सेना के बारे में सवाल खड़े किए, पूरा देश गवाह। 2 मिनट की बारी हुई, अब वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपका, आत्महीन भावना आपकी जागृत हो गई। आप ही लोग तो बोल रहे हैं आपस में, आप ही लोग बोल रहे हैं। मनीष जी एक सेकंड रुकिए, सुनिए। आप जब बोल रहे तो उन्होंने आपकी बात सुनी, आपकी बात सुनी ना। एक बार अगर ये गलत बोल रहे हैं तो आप उस पर बिल्कुल सच्चाई सबूत मांग रहे थे केजरीवाल के साथ, जैसे आप अभी चिल्ला रहे हो ऐसे केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों चिल्ला रहे थे कि भारत की सेना ने क्या किया, उसके सबूत दो। सबूत मांग रहे थे मेजर साहब, सबूत मांग रहे थे। मुझे ऐसे खत्म करना पड़ेगा सर। एक मिनट रुकिए। यही सर देवानंद जी, यही वजह है कि जब मुद्दा आता है यही होता है, और इसलिए कभी समाधान अब तक नहीं निकला इतने सालों में। चर्चा और बात कोई रखना ही नहीं चाहता, बस यही हालात हो जाते हैं। और इसी तरह से हम अगर लोकसभा की बात करें या पिछली सरकारों की बात करें, मौजूदा सरकार की बात करें, मुद्दा इतना गमगीन है, गंभीर है, कम से कम बात रखिए। अगर इसमें किसी की गलती खामी हम यही खोजते रहेंगे तो समाधान कब निकालेंगे? मैं ये मानता हूं आज जिस प्रकार से आजाद कश्मीर के अंदर हमारे भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर चर्चा हो तो मजा आएगा। क्या आप लांछन लगा रहे हैं कि हमने बांग्लादेश बनाया, कोई कुछ कह रहा है? अरे भाई साहब पुराने मत जाइए। बनाना लांछन लगाना हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। आप सेना बैकग्राउंड से कर्नल साहब, तो मुझे बोलने देना। समझने दीजिए हो गई हमारी कि सेना के रिटायर्ड सेना के जवानों के द्वारा दी गई शहादत को लांछन बताएंगे। कोई लांछन नहीं। बात सुनिए बोलने दें आप। अभी एक बात इन्होंने कही, पौरुष जी ने बात कही। देवानंद जी लांछन बता रहे हैं। पौरुष जी आप जरा सुने एक बार, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे दर्शकों से बात करने दो। मैंने कहा कि आप दोनों जिस प्रकार से एक एक स्यारा बांध रहे हैं, दोनों को मत बोलो साहब आप। मैं माफी चाहता हूं। आपने कहा कि हमने बांग्लादेश बनाया, इस पे सैनिक होने के नाते मैं आप देश के सामने स्वीकार कर रहा हूं कि बांग्लादेश बनाने की बजाय हमारे भारत में मिलना चाहिए था। बलिदान हमने दिया था, किसी राजनेता ने नहीं दिया था, पहली बात। दूसरी बात, आज के दिन जो मुख्य मुद्दा है, ये मुद्दा ये कि आजाद कश्मीर में हमारे भारतीय नागरिकों की हत्या पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। तो मैं आप सबसे एक ही आग्रह करूंगा, और मुझे उम्मीद है भारत सरकार जरूर कुछ सोच रही होगी, पर अब जिस प्रकार से हम हमारे किसी भी नागरिक की हत्या का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पूर्व में की है, मैं ये चाहता हूं कि आने वाले समय में जल्दी हमारी सरकार ऐसी घोषणा करे कि आज के बाद पीओके जो हमारा हिस्सा है, जो हमारे नागरिक हैं, उनके साथ किसी प्रकार का पाकिस्तान की सेना द्वारा कोई भी अनावरण काम किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, तो भारत देश उसके लिए कार्रवाई करे। ऐसी चर्चा होनी चाहिए। हिंदू सिंह सोढ़ा जी एक फाइनल कमेंट चाहिए सर। हिंदू सिंह जी आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। हिंदू सिंह सोढ़ा जी एक फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट। मैं आ रही हूँ आपके पास। हिंदू सिंह जी आप तक आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, पौरुष जी फाइनल कमेंट। देखिए, मैं बिल्कुल कर्नल साहब की बात का समर्थन कर रहा हूं। निश्चित तौर पे भारत सरकार को जो है ऐसे कदम भी उठाने चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़कर निश्चित तौर पे चेतावनी दी जानी चाहिए कि पीओके हमारा है और उसके अंदर रह रहे नागरिक हमारे हैं। अगर उन पे कोई अत्याचार किया जाएगा तो भारत सरकार जवाब देगी। मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार थी 1994 के अंदर, नरसिंह राव जी की समय देश के पक्ष ने और विपक्ष ने सर्वसम्मति से मिलाकर के संसद में प्रस्ताव पास किया था और हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। अगर आज आप विपक्ष को कोसना बंद करके विपक्ष को साथ लेकर के आगे चलते हैं तो निश्चित तौर पे इस मुद्दे पे राजनीति मत कीजिए, एक्शन कीजिए जो हमने 1971 में किया। विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, खड़े होइए ना, साथ आने चाहिए। मुझे बताइए कैसे खड़े हो? मनीष जी, क्या विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलना चाहते आप लोग? बिल्कुल। ये धारा 370 को 35A को हटा के जिस कदर वहां पे समन्वय का बात की, सहयोग की बात की और सब जगह का अच्छा काम हुआ तो ऐसे हालात बने हैं। दूसरी बात,
जब भारत की जगह अभी उन्होंने कहा, कर्नल साहब ने कहा कि ये ऐसी स्थितियां बदली है कि अब वहां अंदर जाके ठोक के मार के आते हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों में ही ये काम हुआ है और अब पाकिस्तान को ये रोक देना चाहिए। मुझे लगता है, मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि कांग्रेस को सद्बुद्धि देते, वो हमेशा सरकार का सवाल ना करने पे कह रहे सद्बुद्धि दे, मतलब ये इस बात को दुर्बुद्धि बता रहे हैं कि हम इनसे कह रहे हैं कि हम एक्शन करो, सुनिए करो, दुर्बुद्धि बता रहे हैं अगर इनको ठीक है आगे जाके बात करेगी, सेना को फ्री हैंड दिया, मनीष एक सेकंड, आज के दिन में चलिए विपक्ष के होने नाते अच्छी बात उन्होंने कहा कि साथ चलना चाहिए, साथ आना चाहते हैं। एक मिनट चाहूंगा, आज के दिन हमें उस पाकिस्तान सेना के जवान को सलाम करना चाहिए जिसने हमारे पीओके के नागरिकों पर गोली चलाने के लिए मना करने के जुर्म में पाकिस्तान सेना ने उसको मार दिया। मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा और आज फिर एक बार मैं पूरे देश से आग्रह कर रहा हूं, अब समय आ गया है, पीओके के अंदर किसी भी एक नागरिक के साथ कुछ भी गलत होता है तो भारत को वो कदम उठाना चाहिए जिसकी जरूरत है और पाकिस्तान को चेताना ही नहीं चाहिए। हमारा सब सिस्टम तैयार है, भारतीय सेना तैयार है, मैं समय का हेरफेर है, पर आज के बाद पाकिस्तान की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमारे नागरिक की हत्या कर दे। हत्या तो दूर है, उनके जो नागरिकों के अधिकार है उनसे भी उनको बचाना चाहिए। ठीक है, एक शॉर्ट में एक और कमेंट में चाहूंगी क्योंकि अभी पौरुष जी और विपक्ष भी बार बार एक मुद्दा उठाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में आप वो कदम उठा सकते थे, क्या इतना आसान होता है? देखिए, क्या इतना आसान होता है कि आपने सोचा और हो गया? के विचार की बात के मैं कोई कमेंट नहीं करूं, पर एक बात कहूंगा, देखिए कि जब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का फैसला सेना के कमांडरों के बाद कोई लिया जाता सेना के कार्रवाई के अंदर, और जब सेना ने अपने न्यूट्रलाइज कर दिए टारगेट ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमारे डीजीएमओज ने आकर के बता दिया गया ये मिलिट्री डिसीजन था, पॉलिटिकल डिसीजन, उसके बाद क्या होता है उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर पे हमें हमारी सेना के साथ खड़े होना चाहिए और जिस प्रकार सरकार ने हमारी बात मानी, मैं उनका अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा और बाकी लोगों से भी आग्रह है, एक साथ एक बल के साथ हम सेना के पीछे खड़े हों और सरकार के पीछे खड़े हों। पाकिस्तान जल्दी इसका निवारण करने के लिए मजबूर होगा। बिल्कुल ठीक है, कम से कम इस मुद्दे में तो राजनीति छोड़ के सब एक साथ आ जाए, कोई सत्ता पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने की। देखिए, पीओके को लेकर जिस तरह से आज चर्चा का ये विषय बना हुआ, हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, उम्मीद यही की जा रही है और इंतजार भी इस बात को लेकर है कि क्या आने वाले वक्त में इस गंभीर मुद्दे का समाधान को लेकर ही क्या कोई नई इबारत लिखी जाएगी, कोई अहम फैसला लिया जाएगा, क्या वो समाधान जल्द से जल्द हो पाएगा या फिर सिर्फ ये वैचारिक मुद्दा बनकर रह जाएगा, राजनीतिक तौर पर ही इस पर बयानबाजी होती रहेगी और फिर ये मुद्दा वैसे ही ताजा होता रहेगा वक्त वक्त पर। लेकिन अब ये मुद्दा नहीं, अब इसका समाधान चाहिए और इंतजार है इसे लेकर कोई बड़े फैसले का। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।